नमस्ते। हम मनोवैज्ञानिक विकार के 7वें अध्याय को लेकर प्रस्तुत हैं। 7वां जो भाग है इस अध्याय का उसे लेकर मैं अभी आई हूँ और इसमें हम हानिकारक विघटनकारी आवेग नियंत्रण, आचरण विकार, पोषण और भोजन विकार और जो मादक द्रव्य होते हैं उससे संबंधित व्यसनकारी विकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग। इसे करते हैं यहाँ एडजस्ट और आते हैं अपने स्लाइड शो के शुरुआत पे। हानिकारक आवेग नियंत्रक और आचरण विकार, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं। ये और भी विकार शामिल हैं। फिलहाल हम सबसे पहले देखेंगे कि विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार क्या है। इस विकार से ग्रसित बच्चे उम्र के अनुपयुक्त हठ या जिद करते हैं तथा चिड़चिड़े, दुराग्रही, अवज्ञाकारी और शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यक्ति खुद को क्रोधी, विपक्षी या मित्रवत रूप में नहीं देखते हैं और प्रायः अपने व्यवहार को परिस्थितियों और मांगों की प्रतिक्रिया के रूप में सही ठहराते हैं। इस कारण इस विकार के अन्य अभिलक्षणों और समस्यात्मक अन्योन्यक्रिया के रूप में फंस जाते हैं। यहां देखें, इस बच्चे इसे हम कहते हैं ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर यानी कि ओडीडी सिम्टम्स। एक बार फिर से हम इसे देखें, विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं ऑपोजिशनल डेफिएंट डिजॉर्डर। तो देखिए, इस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे हाँ नहीं कहना है। किसी चीज के लिए इसे मनाया जा रहा है, इसने ठान लिया है कि मुझे हाँ नहीं कहना है, तो इसने जिद पकड़ ली है कि मैं हाँ नहीं ही कहूंगा। नो 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 नो, हमेशा नो, यानी कि नकारात्मक ध्वनि ही यह उत्पन्न कर रहा है। अब हम यहाँ देखें कि विरुद्धक अवज्ञाकारी विकार के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ये बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं। ये अपनी गलतियों को दूसरों पर आरोपित करते हैं, आसानी से क्रोधित हो जाते हैं। इन्हें ये प्रायः गुस्से में होते हैं। ये हल्के गुस्से में भी रहते हैं, हमेशा आज्ञा का पालन नहीं करने में यकीन रखते हैं, हमेशा वयस्कों से बहस करते हैं। आचरण विकार, आचरण विकार के विशिष्ट व्यवहारों में ऐसे व्यवहार आते हैं जो मनुष्यों, जानवरों को हानि पहुंचाने वाले या उसकी धमकी देने वाले हों। ऐसे व्यवहार को आक्रामक तो नहीं होते पर नुकसानदायक होते हैं। देखिए, आचरण विकार, दो बच्चा है गाड़ी में, ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, बस उसे गुदगुदी करके परेशान कर रहा है। ये दूसरा बच्चा है। ये भी एक चित्र है, इसे हम देख सकते हैं कि खेल खेल में ही सही, लेकिन यह उसे परेशान कर रहा है। यह बच्चा सिगरेट को शौकिया तौर पर मुंह में लगाया है, लेकिन बाद में हो सकता है कि यह नुकसानदायक इसके लिए साबित होगी। समाज विरोधी व्यवहार, यह आचरण उन व्यवहारों और अभिवृत्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जो उम्र के उपयुक्त नहीं होते तथा दूसरों के व्यक्तिगत या खुद के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। देखिए, कुछ असामाजिक व्यवहार के स्वरूप, पीट रहा है, पैरों से पीट रहा है इस बच्चे को। ये एक पानी की बोतल लेके किसी दूसरे पे स्प्रे कर रहा है, सामने वाला भीग सकता है। ये चिल्ला रहा है, एक महिला है उस पे चिल्ला रहा है। ये व्यक्ति अपने कुत्ते को घुमाने निकला है तो कुत्ते की शिट को उसने सड़क पे ही छोड़ दिया है। एक सभ्य व्यक्ति का ये आचरण या एक सामाजिक व्यक्ति का ये आचरण नहीं हो सकता है। यह महिला पता नहीं क्या पी रही है, शायद अल्कोहल है, और आमतौर पे माना जाता है कि महिलाएं अल्कोहल का सेवन नहीं करती हैं। कुछ और असामाजिक व्यवहार के उदाहरण देखें कि हम जाकर किसी की घंटी बजा देते हैं या किसी
किसी के लिफ्ट के बटन को जाकर दबा देते हैं इस तरह से किसी फ्लोर के बटन को कि लिफ्ट फिर वहां से ऊपर नीचे नहीं हो सकती। यहाँ फिर वहाँ कुत्ते वाली चीज है, स्प्रे वाली है, पीछे की सारी चीजें ही। यहाँ अग्नि है तो इसमें ये बच्चा आग को किसी डंडे में लपेट कर कागज या कपड़े को सुलगा रहा है, यह प्रहार कर रहा है, यह शीशे को तोड़ रहा है, यह भी किसी चीज को खींच रहा है जो जिससे कि यह टूट जाए। यहाँ देखिए कि ये कुछ दो लोग हैं, दोनों ही झगड़ रहे हैं, यह भी असामाजिक व्यवहार की श्रेणी में आता है। अब हम देखेंगे कि यह बच्चे जो कई प्रकार के आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं उनमें किस किस तरह की आक्रामकता होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शाब्दिक आक्रामकता, इसमें गालियां देना, कसम देना, वर्बल एब्यूज। ये देखिए यह व्यक्ति कितनी तरह की ध्वनियां निकाल रहा है क्रोध में। इस शाब्दिक आक्रामकता, यह फोन पे बात कर रहा है फिर भी कितने गुस्से में नजर आ रहा है। जाहिर है इसका अपनी वाक शक्ति पे नियंत्रण समाप्त हो चुका है। ऐसे में लोग गालियां देने लगते हैं, कोसने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। एक व्यक्ति किसी को डांट रहा है तो सामने वाला सहम जा रहा है, यह भी शाब्दिक आक्रामकता है। किसी को कोस रहे हैं, शाब्दिक आक्रामकता का एक चित्र यह भी है। शारीरिक आक्रामकता, शारीरिक आक्रामकता में मारना, पीटना, झगड़ा करना, शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, ये सभी चीजें आती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक पुरुष है, महिला के बाल खींच रहा है, तो यह शारीरिक आक्रामकता की श्रेणी में ही आता है। एक बच्चा है, दूसरे बच्चे के नाक पे मारने के लिए घूंसा उठाया हुआ है, लेकिन उसने अपने आप को छुपा लिया है। अगर ये घूंसा पड़ जाता तो फिर उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता। शत्रुतापूर्ण आक्रामकता, यह अक्सर खेलों में देखा जाता है। दूसरों को चोट पहुंचाने के इरादे से प्रदर्शित आक्रामकता शत्रुतापूर्ण आक्रामकता होती है। जब हम किसी फाइटर मुक्केबाज को या कुश्ती करने वालों को रिंग में हम लड़ते देखते हैं तो वो एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला पस्त हो जाए और उनकी जीत हो। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगी, लगता है कि कुछ कहीं परेशानी हो रही है जो ये आगे पीछे हो नहीं रहा है। देखूं कहाँ फंस गया ये। एक बार मैं फिर से स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ, उसे स्टॉप करके देखती हूँ कि क्या परेशानी है। मुझे लगता है कि कोई परेशानी तो है तकनीकी स्वरूप में, तो मैं एक बार और कोशिश कर लूं। इसके बाद अगर देखती हूँ अगर थोड़ी देर में यह काम करने लगता है तो मैं इस पर फिर से बात करूंगी। लेकिन इसके बाद आता है कि पोषण एवं भोजन विकार। तो पोषण एवं भोजन विकार में क्षुधा का अभाव, क्षुधा, अतिशयता एवं अनियंत्रित भोजन सम्मिलित हैं। क्षुधा अभाव में व्यक्ति अपनी शरीर प्रतिमा के बारे में गलत धारणा होती है जिसके कारण वह अपने को अधिक वजन वाला समझता है। अक्सर खाने को मना करना, अधिक व्यायाम बाध्यता का होना, इस तरह की आदतों को विकसित करना जैसे दूसरों के सामने न खाना, इनसे व्यक्ति काफी मात्रा में वजन घटा सकता है और मृत्यु तक की स्थिति तक पहुंच जाता है। क्षुधा अतिशयता में व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना खा सकता है। इसके बाद रेचक और मूत्रवर्धक दवाओं के सेवन से या उल्टी करके खाने को अपने शरीर से साफ कर सकता है। व्यक्ति पेट साफ होने के बाद तनाव और नकारात्मक संवेगों से अपने आप को मुक्त महसूस करता है। अनियंत्रित भोजन, इसमें व्यक्ति भोजन करने का प्रसंग बार बार उनके सामने आता है।
व्यक्ति में सामान्य की तुलना में जल्दी जल्दी खाने की आदत हो जाती है और वह तब तक खाता रहता है जब तक कि उसे यह महसूस नहीं हो कि वो बहुत ज्यादा खा चुका है। अब अगर उसने खाना खाया तो वह बुरी स्थिति में पहुंच जाएगा। फिर हम बात करेंगे मादक द्रव्य से संबंधित तथा व्यसनकारी विकारों के बारे में। नियमित रूप से लगातार मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न होने वाले दूर अनुकूलक व्यवहारों से संबंधित विकारों को मादक द्रव्य से संबंधित और व्यसनकारी विकार कहा जाता है। इन विकारों से होने वाली समस्याएं व्यक्ति के शराब, कोकीन, तंबाकू और ओपियाइड जैसे मादक द्रव्यों के सेवन और दुरुपयोग से संबंधित होती है, जो उनके सोचने, महसूस करने तथा व्यवहार में परिवर्तन से जुड़ी होती हैं। जबकि इस श्रेणी के अंतर्गत बहुत से विकारों को सूचीबद्ध किया गया है। यहाँ पर बार बार उपयोग किए जाने वाले कुछ मादक द्रव्यों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला है मद्य, जिसे हम शराब कहते हैं। तो अगर व्यक्ति अधिक मात्रा में शराब का सेवन करता है तो कठिन परिस्थितियों में उसका सामना करने के लिए उसकी क्षमता घटने लगती है। उसका सामाजिक व्यवहार, सोचने, काम करने की क्षमता भी प्रभावित होने लगती है। कई बार शरीर शराब को सहन करने की क्षमता विकसित कर लेता है और फिर से उन्हें उसी तरह का नशा के लिए ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना पड़ सकता है। जब वे शराब पीना बंद कर देते हैं तो उन्हें कई अनुक्रियाओं का अनुभव होता है। शराब का बुरा असर हम अपने आसपास देख सकते हैं। ये सड़क दुर्घटनाओं के जिम्मेदार होते हैं, परिवार के टूटने के जिम्मेदार होते हैं। इनमें दुश्चिंता, अवसाद, दुर्वृत्ति जैसे विकार भी पाए जाते हैं। एक और ड्रग है हेरोइन। तो हेरोइन का दुरुपयोग सामाजिक तथा व्यवसायिक क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण ढंग से बाधा पहुंचाता है। अधिकांश दुरुपयोग करने वाले हेरोइन पर निर्भरता विकसित कर लेते हैं, जैसे कि शराब पर निर्भरता विकसित कर लेते हैं। इसी के इर्द गिर्द अपना जीवन केंद्रित कर लेते हैं, इसके लिए सहिष्णुता बना लेते हैं और जब वे इसका सेवन बंद करते हैं तो विनिवर्तन प्रतिक्रिया का अनुभव करते हैं। हेरोइन के दुरुपयोग का सबसे जो प्रत्यक्ष खतरा होता है वो इसकी अधिक मात्रा का सेवन मस्तिष्क में श्वसन केंद्रों को धीमा कर देता है और कई मामले में मृत्यु का कारण भी बन जाता है। तीसरा हम कोकीन की चर्चा करेंगे। कोकीन का लगातार उपयोग एक ऐसे दुरुपयोग प्रतिरूप को बनाता है जिसमें व्यक्ति पूरे दिन नशे की हालत में रह सकता है तथा अपने कार्य स्थान और सामाजिक संबंधों में खराब ढंग से व्यवहार कर सकता है। यह अल्पकालिक स्मृति तथा अवधान में भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। जब इस पर निर्भरता अत्यधिक बढ़ जाती है तो कोकीन व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाता है। इच्छित प्रभाव पाने के लिए अधिक मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। इसका सेवन अगर हम एकाएक बंद करते हैं तो अवसाद, थकावट, निद्रा संबंधित समस्या, उत्तेजनशीलता, दुश्चिंता का अनुभव होने लगता है। मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों और शारीरिक क्षेम या कल्याण पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो ये तो थी हमारी आज की चर्चा। मैं क्षमा चाहती हूँ कि आज थोड़ी सी परेशानी हो गई। करीब 10-12 चित्र आप देख नहीं सके, जिसे मैंने बड़ी मेहनत से बनाया था, जो कि आप अगर देखते तो मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ कि यह दिखे। मैं कोशिश करती हूँ क्योंकि वह उन चित्रों को देखने से आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और मैंने आप ही की समझने के लिए इसे चित्रित किया था। चलिए, किसी तरह ये आया तो सही। हमने यहाँ खत्म किया था शत्रुतापूर्ण आक्रामकता पर। अब हम आगे देखते हैं। हालांकि इस चैप्टर को हम खत्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। इसके बाद था अग्रलक्षी आक्रामकता। इसमें बिना उकसाने के भी दूसरे लोगों को धमकाना और डराना, उन पर प्रभावी या प्रबल होना
शामिल होता है। ये अग्रलक्षी आक्रामकता है। ये मैं बता चुकी हूँ कि भोजन विकार किस तरह के होंगे। क्षुधा अभाव, ये क्षुधा अभाव का देखिए कि ईटिंग डिजॉर्डर में क्या क्या चीजें सामने आ जाती है। आपकी शरीर का जो ढांचा है बिगड़ने लगता है, नियंत्रण आपका खत्म होने लगता है, आप अवसाद में जाने लगते हैं, आपका जो स्व आत्म सम्मान है वो नीचे निम्न स्तर को जाने लगता है, आप चिंतित होने लगते हैं, मानसिक बीमारी, मानसिक कमजोरी बढ़ने लगती है, आप खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं, आप दोस्तों के दबाव में आ जाते हैं। तो ये है क्षुधा अभाव से संबंधित कुछ और। ये देखिए, इसे डाइटिंग करने का भूत सवार है। इस किशोरी को, टीनेजर लड़की है, तो बस ये खीरे को खा के रह रही है, इसकी हड्डियां दिख रही है, इसे हमेशा परफेक्ट फिगर की चाहत है, तो ये सारा दिन अपने फिगर को ही नापती रहती है। ये अति अगर किसी चीज की हो जाए तो वो बुरा होता है। तो इसी तरह इसने पोषण का भोजन में पोषण को लेना कम कर दिया है। तो ये स्लिम होने के चक्कर में, दुबली होने के चक्कर में रोगी की तरह दिखने लगी है। यहाँ भी देखिए, ये महिला है, ये महिला है, ये है, ये इसे लग रहा है कि मैं बहुत मोटी हूँ, जबकि ये ठीक ठाक है। तो इस तरह से उन्हें लगता है कि मैं हमेशा दुबली रहूं। परफेक्ट फिगर की चाहत में वो खाना बिल्कुल ही कम करते चले जाते हैं। क्षुधातिशयता के संबंध में बताया जा चुका है। अब ये देखिए कि किस तरह से खाते हैं और खा लेते हैं। यहाँ ये खा रहे हैं, ठीक, यहाँ भी ये खा रहे हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं कि मुंह में उंगली डालकर या कोई ऐसी चीज खाकर उल्टी करते हैं, ताकि उनके शरीर से जो विकारी पदार्थ या गरिष्ठ भोजन गया है वो बाहर निकल जाए। और उसके बाद उनके पेट में शांति होती है और साथ साथ उनके मस्तिष्क में भी शांति हो जाती है। अनियंत्रित भोजन की भी चर्चा हमने कर दी है। अनियंत्रित भोजन देखिए, जो भी देखा खा लिया, जो सामने आया खा लिया। उसके खाने का परिणाम यह होता है कि पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वो कुपोषण वाले भोजन करते रहते हैं, साथ में केवल फैटी होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं। हमेशा खाने के बाद उनमें खाने की इच्छा फिर से जागृत होने लगती है। व्यसनकारी विकार पर भी हमने चर्चा कर दी है, शराब पर चर्चा कर दी है। इस पर आप ध्यान न दें। देखिए, शराब किन किन चीजों को, आपकी किडनी, आपके मस्तिष्क, आपका हृदय, आपका लीवर, इन सारी चीजों को वो प्रभावित करता है, बुरा असर डालता है। इसी तरह हेरोइन, ये हेरोइन है। मैं ये आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, मैंने केवल जानकारी के लिए इसका चित्र लगाया है, ताकि आप इन्हें जान सकें और इसके बुरे प्रभावों को दूसरों को भी बता सकें, बच सकें। यह भी आपके हृदय पर बुरा असर डालता है, आपकी सांसें छोटी होने लगती है, पेट में दर्द हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम हो सकता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन, मतलब आपकी सेक्स संबंधी जो क्रियाएं हैं वह प्रभावित होती है। आपका पाचन तंत्र प्रभावित होता है, आप निर्णय लेने की क्षमता खोने लगते हैं, आपको ठंड बहुत ज्यादा लगने लगती है, आप चीजों को छुपाने लगते हैं, बहुत ज्यादा थकान महसूस करते हैं, आपकी जो स्वच्छता की आदत है उसमें गड़बड़ी आने लगती है, आपके शरीर में दर्द हो सकता है। कोकीन, इस पर भी चर्चा हो चुकी। तो अब देखें कि कोकीन भी हमारे शरीर पर किस तरह से असर डालता है। 1 से 3 घंटे के बीच यह शरीर को क्रैश करना, तोड़ना शुरू करता है। आपको थकान का अनुभव होने लगता है, आप बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, भूख बढ़ जाती है। क्षमा कीजिए, मैं उल्टी ओर चली गई। मैं 5 मिनट से शुरू करती हूँ, ये इस तरफ है। 5 मिनट, इसके लेने के 5 मिनट के बाद कोकीन आपके खून में घुल जाता है और खून में घुलकर ये देखिए कि किस तरह आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। 10 से 30 मिनट के बीच दिमाग अपने जो केमिकल्स हैं, जो रसायन हैं, उसको रिलीज करने लगता है, भेजने लगता है। इसका पीक इफेक्ट यानी कि अत्यधिक प्रभाव जो है
महसूस होने लगता है। 30 से 60 मिनट के बीच यूफोरिया की फीलिंग होने लगती है। ये बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। और 1 से 3 घंटे के बीच इनके शरीर में थकान, टूटन महसूस होने लगती है, चिड़चिड़ापन, भूख महसूस होने लगती है। ये कोकीन है। इसे भी हमने बस आपकी जानकारी के लिए दिया है। खुद भी सचेत रहें, औरों को भी सचेत करें। कोकीन का भी साइड इफेक्ट हम देख सकते हैं कि इससे क्या प्रभाव पड़ता है। यह मस्तिष्क के केमिस्ट्री को बदल देता है। आपके सूंघने की शक्ति पर असर डालता है। हार्ट अटैक, यहाँ पर देख रहे हैं कि सूंघने की शक्ति पर असर डालता है। यह आपके हार्ट अटैक को बढ़ा देता है। आपके मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की क्रिया को बदल देता है। आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्रीय कोई जो परेशानियां होती है, उसको मिर्गी के दौरों में या जो कहते हैं ब्रेन हेमरेज जैसे स्ट्रोक में बदल देता है। आपके का वजन घट सकता है, आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, आपके फेफड़ों में यह धुएं के रूप में जाकर जम सकता है। और अब हम आते हैं कुछ प्रश्न पर। भोजन विकार से ये संबंधित नहीं है। इनमें से कौन आचरण विकार नहीं है? इनमें से कौन मादक द्रव्य की श्रेणी में नहीं आता? तो इस तरह एक ये बेहद लंबे अध्याय का समापन हुआ। ये बेहद ही मनोविज्ञान का बेहद महत्वपूर्ण अध्याय है, जो आगे चलकर नैदानिक मनोविज्ञान या और असामान्य मनोविज्ञान के रूप में विकसित होता है। इस अध्याय में कई छोटी छोटी बातें थी जिनका मैंने पूरा विवरण देने की कोशिश की है, ताकि आप छोटे छोटे जो टर्म हैं उनको समझ सकें। और चित्रों का बहुतायत से प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि एक चित्र 100 शब्दों के बराबर होता है। ये आपके समझने में आसानी होगी। और मेरा ये तरीका है कि मैं चित्रों के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से अपने छात्रों को समझाऊं, ताकि उन्हें कहीं भी कोई किसी भी तरह की कन्फ्यूजन या गलतफहमी पैदा ना हो। सही सही शब्दों का सही सही अर्थ वो जान सकें। तो इस अध्याय की अब होती है समाप्ति। मुझे दीजिए विदा। मैं अगले अध्याय को में जो कि अभी देखा नहीं है अगला अध्याय क्या है, उसे लेकर मैं जल्द ही हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।